हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आज का पाठ नंबर तीसरा है दोस्तों, और इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी 4.0 जो 2025 में आप लोग के महत्वपूर्ण एग्जाम होने हैं, वो हिंदी साहित्य जो हिंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से क्लास चलाई जा रही है। और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने कई बार एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सीरीज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आत्मबोध किसकी रचना है? क्या जालंधर नाथ की है, या गोरखनाथ की है, या मथेंद्र नाथ की है, या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अटेंड किया हुआ प्रश्न है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं भी हैं। गुरु महिमा, ये गुरु महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किसकी है? तो गोरखनाथ की अन्य रचनाएं गुरु महिमा हुआ, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य और कुंडलिनी। देखिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसमें किया है? तो गोरख बानी नाम से किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिए, गोरख बानी। ये क्या है? ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी नाम से किया है। कई बार ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। तो आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? क्या सुंदरदास की है, या विद्यापति की है, या सूरदास की है, या रस खान की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माधव हम परिणाम निराशा किसकी काव्य पंक्ति है? तो विद्यापति की है। देखिए विद्यापति यानी कि इनके गुरु का नाम, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। क्या? पंडित हरि मिश्र था। क्या किसका गुरु का नाम? ये विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। और इनके अन्य ग्रंथ भी हैं, जो कीर्ति लता हुआ, कीर्ति पताका। ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की औहट में रची गई है। और पदावली, विद्यापति की पदावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथिली भाषा में रची गई है। और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। किन्हें? विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो किसने किया? क्या राहुल सांकृत्यायन ने किए, या सूर्यकांत शास्त्री जी ने, या प्रबोध चंद्र बागची ने, या हरप्रसाद शास्त्री ने? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरप्रसाद शास्त्री ने किए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, कौन किसका संपादन किया है। देखिए हरप्रसाद शास्त्री, यानी कि इसका संपादन, बौद्ध गान और दोहा ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा कोश ग्रंथ का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। और हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के संपादन किसने है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? क्या डिंगल कहा जाता है, या अपभ्रंश कहा जाता है, या अवहट, या संध्या? तो याद रखिएगा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषाओं को कहा जाता है तो संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो क्या खुमार रासो, या पृथ्वीराज रासो, या बिसल देव रासो, या परमाल रासो? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, बिसल देव रासो। ये बिसल देव रासो किसके द्वारा रचित गई है? तो नरपति नाल। नरपति नाल ये कृत बिसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य, याद रखिएगा, ये मुक्तक गेय काव्य है बिसलदेव रासो। और बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है, जो यही पूछा गया था। तो याद रखिएगा, ये मुक्तक गेय काव्य है और श्रृंगारिक रचना है।
इसमें क्या होता है, विशलदेव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा विशलदेव तृतीय के विवाह का वर्णन किया गया है और इसमें वियोग और पुनर्मिलन की कथा भी सरल शैली में प्रस्तुत की गई है। ये 4 खंडों में विभाजित है, तो याद रखिएगा। आदिकाल का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, पूरी की पूरी ये प्रीवियस क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग दोस्तों पूरी की पूरी अच्छे से इससे चर्चा किए हैं विशलदेव रासो और राजमती इन लोग के प्रेम का वर्णन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है, क्या परमाल रासो है या विशलदेव रासो है या खुमार रासो है या हमीर रासो है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाल रासो किसके द्वारा रचित गई? तो जगनिक रचित रासो ग्रंथ आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, यानी कि जगनिक द्वारा इसके द्वारा रचित गई है। और विशलदेव के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल है। और खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय। और हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर है। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसको स्वीकार किया है? क्या सरपाद को या स्वयंभू को या राजा मुंज को या पुष्पदंत को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजा मुंज को। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को। उसने कहा था, क्या कहा था? देखिए ये चंद्रधर शर्मा जो हैं, चंद्रधर शर्मा एक कहानीकार थे और उसने कहा था और बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन ये गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो याद रखिएगा, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानियां हैं उनका नाम क्या है? उसने कहा था और बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन ये गुलेरी जी की क्या है? लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा मुंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हालत ए कन्हैया किसकी रचना है? तो हालत ए कन्हैया किसकी रचना है? क्या पूरन भगत की है या विद्यापति की है या अमीर खुसरो की है या इनमें से कोई नहीं? तो हालत ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अमीर खुसरो, ये जो अमीर खुसरो हैं ये उत्तर प्रदेश के एटा, क्या उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली, देखिए ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो पटियाला भी ऑप्शन में दे देता है। तो याद रखिएगा पटियाली गांव में 1255 कब 1255 ईस्वी में जन्मे एक अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को याद रखिएगा, इन्हें हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और अमीर खुसरो की या अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, खालिक बारी, दो सूखने, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां तथा गजल, ये सब क्या है? अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? क्या वीर ग्रंथ की या सखी की या रासो की या सूफी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में जो ग्रंथों की प्रधानता रही है वो रासो की। आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम क्या रखा? तो आदिकाल रखा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों सब एग्जाम में पूछे हुए ट्रेंड किए हुए प्रश्न है, हम अपने मन से एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो क्या हम्मीर काव्य में या कीर्ति कौमुदी में या कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति लता में। ये कीर्ति लता किसकी रचना है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, ये विद्यापति द्वारा रची गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका भी दोस्तों, ये कीर्ति पताका हुआ कीर्ति लता, ये दोनों विद्यापति द्वारा रचित गई है, किसमें? अवध भाषा में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? क्या भट्ट केदार है
या नरपति नाल है, या नल सिंह या मधुकर कवि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मधुकर कवि। जयचंद जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि है। और कुछ इंपॉर्टेंट और कवियों के नाम देख लेते हैं। देखिए, जयचंद प्रकाश के लेखक भट्ट केदार, और ये ऊपर जस्ट हम लोग पढ़े हैं जयमयंक जस चंद्रिका के। देखिए यहाँ पे जयचंद प्रकाश के है भट्ट केदार, और यहाँ पे है जयमयंक जस चंद्रिका, तो मधुकर कवि। यहाँ पे क्या करिएगा, कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है, भट्ट केदार। विशलदेव रासो के नरपति नाल, और विजयपाल रासो के नल सिंह। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, क्या पुष्पदंत हैं, या स्वयंभू है, या धनपाल, या सरहपा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉक हो जाएगा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, तो भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, क्या 10, या 12, या 16, या 14। तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। और इन्हें विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, तो क्या सिद्ध साहित्य से है, या रासो काव्य से है, या नाथ साहित्य से है, या जैन साहित्य से है। तो सरहपा का संबंध किससे है, तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम, क्या राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद बरदाई, जगनीक, नरपति नाल आदि सभी रचनाकार संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरहपा का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन शिलांकित कृति है, क्या पाहुड़ दोहा है, या राउल वेल है, या प्राकृतिक पैंगलम है, या वर्णरत्नाकर है। तो शिलांकित कृति कौन सी है, तो राउल वेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राउल वेल शिलांकित कृति है, इसके रचयिता रोड़ा कवि है। जो राउल वेल के रचयिता कौन है, तो रोड़ा कवि है, याद रखिएगा, कई बार इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए, यह 10वीं शताब्दी में रचित एक गद पद मिश्रित चंपू काव्य, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि गद पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सी है, तो राउल वेल है। 10वीं शताब्दी में रचित गई थी, और ये गद पद क्या है, मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका राहुल है। इस ग्रंथ की नायिका कौन है, तो इस ग्रंथ की नायिका राहुल है। राउलवेल की ग्रंथ की नायिका पूछता है तो राहुल है। राउलवेल से हिंदी की नक-सिख वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राउलवेल। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, क्या नेमिनाथ रास, या भरतेश्वर बाहुबली रास, या सुमितिगढ़ रास, या जयमयंक जस चंद्रिका। तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, भरतेश्वरी बाहुबली रास। देखिए, जो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वरी बाहुबली रास, यह 1184 ईस्वी में रचित गई थी। इसमें 205 क्या 205 छंदों का खंड काव्य है यह, जबकि सुमतिगढ़ द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जयमयंक जस चंद्रिका है। तो याद रखिएगा, शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 क्या 1184 ईस्वी में ये रचित गई है, और 205 छंदों का खंड काव्य है, भरतेश्वरी बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, क्या जिनदत्त सूरी हैं, या जिनधर्म सूरी, या शालिभद्र सूरी, या धनपाल है। तो उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो जिनदत्त सूरी हैं, इनके रचयिता, देखिए उपदेश रसायन इसके रचनाकार है।
ये 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है। कितने? 810 पदों का। याद रखिएगा, उपदेश रसायन में ये जिनदत्त सूरि द्वारा रची गई 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल है। याद रखिएगा, भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल है और उपदेश रसायन के जिनदत्त सूरि है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ कौन सी है? क्या कीर्ति पताका है, या चर्या पद है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है? देखिए, उक्ति व्यक्त प्रकरण या उक्ति व्यक्ति भी कहा जाता है, या वह रत्नाकर है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। इन्हें दामोदर पंडित है, कहीं कहीं दामोदर पंडित रहता है या दामोदर शर्मा। तो याद रखिएगा, इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये क्या है? ये रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? क्या दामोदर पंडित है? देखिए यहाँ पे दामोदर पंडित आ गया ना, तो दामोदर पंडित भी रहता है, दामोदर शर्मा भी रहता है, याद रखिएगा। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य, ये जैन आचार्य हैं, मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है। जो प्रबंध चिंतामणि है, ये दोहे किसमें है? तो अपभ्रंश भाषा में है। किसके द्वारा? मेरुतुंग के द्वारा रची गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? क्या अवहट की, अपभ्रंश की, मैथिली की, या ब्रज की? तो हम क्या बताए थे, कीर्ति पताका और कीर्तिलता ये सब क्या है? ये सब दोस्तों अवहट भाषा में रची गई है। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। और किसकी है? विद्यापति की है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, जो अवहट भाषा में, देखिए ये जो विद्यापति द्वारा रचित गई है, देखिए विद्यापति ने संस्कृत भाषा में रची है अपना ग्रंथ, और अवहट और अपभ्रंश में और मैथिली में। तो संस्कृत भाषा में कौन कौन है? देखिए, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरिंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली, गया पल्लक वर्णकृत्य, ये सब संस्कृत भाषा में विद्यापति की रचित ग्रंथ है। और अवहट और अपभ्रंश में देखिए, कीर्तिलता हुआ, कीर्ति पताका, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं। और मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति ने संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में रची गई हैं। जो संस्कृत में ये सब है देख लीजिएगा, और अवहट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया। कीर्तिलता में दोस्तों कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। कई बार ये एग्जाम में अटेंड किया हुआ प्रश्न है, फिर से बता रहे हैं। जो अवहट भाषा में विद्यापति की रचित है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। और मैथिली में दोस्तों पदावली और गोरक्ष विजय इनकी रचित ग्रंथ है। जो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद भाग मैथिली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? क्या अमीर खुसरो ने, या अब्दुल रहमान ने, या कुतुबों ने, या मंजन ने? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। क्या संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है? अब्दुल रहमान का ये जो संदेश रासक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो अबुल रहमान यानी कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, जो अवहट भाषा में लिखा गया है।
देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक है, यही अब्दुल रहमान की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या वीरगाथा काल, या आधुनिक काल, या छायावादी काल, या प्रगतिवादी काल? तो दोस्तों आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा वीरगाथा काल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, देखिए। कुछ विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया, जैसे चारणकाल। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को संधि एवं क्षणकाल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने। चलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। ये पहला आदिकाल को किस किसने कहा है या किस विभाजन में बांटा गया है सब। तो पहला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नामकरण देख लीजिएगा। हर एक प्लेलिस्ट अब बहुत अच्छी तरह से आएगी। नेक्स्ट वीडियो भक्ति काल की आती रहेगी। इसी तरह सब के सब हम लोग खत्म कर देंगे। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? क्या ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, या बसंत ऋतु में? तो आल्हा दोस्तों वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? क्या पिंगल में, बुंदेली में, या डिंगल, या प्राकृत में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिंगल दोस्तों, क्या? डिंगल। ठीक है, डिंगल अपभ्रंश, क्या? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। और पिंगल किसे कहते हैं? तो पिंगल दोस्तों पिंगल हम लोग कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को जोड़ को हम लोग पिंगल कहते हैं। और डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को। तो याद रखिएगा। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं किस भाषा में प्रयोग किया गया है? तो डिंगल में, यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दानुशासन के लेखक हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या हेमचंद्र हैं, या सरपाद हैं, या स्वयंभू हैं? तो शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। याद रखिएगा जो शब्दानुशासन है यह हेमचंद्र का ग्रंथ है और इसमें संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? यहाँ पे संगत पूछा है, कौन सा युग्म इसमें क्या है? संगत है। देखते हैं तो विसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो विसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नल है। पहले ही हमारा सत्य मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खुमार रासो के रचनाकार जगनिक नहीं है, दलपति विजय है। और विजयपाल रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई नहीं है। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह है। और परमाल रासो के रचनाकार दलपति नहीं है। तो परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, विसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। खुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह है। परमाल रासो के रचनाकार जगनीक है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है। याद रहे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम दोस्तों लेकर आ रहे हैं। देखिए राउलवेल किसकी रचना है? क्या चंद्रबरदाई की है, या रोड़ा कवि की है, या दामोदर शर्मा की है, या स्वयंभू की है? तो दोस्तों राउलवेल रोड़ा कवि की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राउलवेल किसकी रचना है? तो रोड़ा कवि की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख भी लेते हैं। देखिए राउलवेल किसकी है? तो रोड़ा कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा। हम बोले थे ना दामोदर शर्मा, दामोदर पंडित थे कि वही उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पौम चरियू किसकी है? तो स्वयंभू की है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? क्या 8वीं शताब्दी के, या 7वीं शताब्दी के, या 10वीं शताब्दी के, या 11वीं शताब्दी के? तो पुष्पदंत दोस्तों 10वीं शताब्दी के कवि थे,
जो इनका पुष्पदंत या आविर्भाव 972 यानी कि 10वीं शताब्दी में घुस गए। द 972 यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत दोस्तों अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। याद रखिएगा, पुष्पदंत को ही हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार ये ट्रेंड किया हुआ है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। क्या? पुष्प कवि को यानी कि पुष्पदंत को, पुष्प को, कवि को भाखा की जड़ कहा है। याद रखिएगा। तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं शताब्दी के। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो ये बताइए, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है क्या? दोहा, बरवे, कुंडलियां या सवैया? बताइए, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं क्या? राम सिंह है, या योगींद्र जो इंदु है, या हेमचंद्र है, या मेरुतुंग है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, योगींद्र या जो इंदु है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगींद्र या जो इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सबसे सबरस के रचनाकार हैं, तो सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही, या कुली कुतुब शाह, या इंसा अल्लाह खान, या सैयद हुसैन अली खान? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक हो जाएगा, मुल्ला वजही। सबरस कब? 1635 ईस्वी में। क्या? 1635 ईस्वी में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। तो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? सबरस को। सबरस के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला वजही है। याद रखिएगा। कब रची गई थी? तो 1635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? क्या स्वयंभू पर पड़ा है, या घाघ भड्री पर पड़ा है, या गोरखनाथ, या अदहमार पर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोरखनाथ पे। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो याद रखिएगा कि इसका हठ योग का प्रवर्तन किया था गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं, तो कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? क्या रोड कवि, या उद्योतन सूरी, या दामोदर शर्मा, या ज्योतिरीश्वर? तो कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो उद्योतन सूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, या वर्ण रत्नाकर, या राउलवेल, या बसंत विलास? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्योतिरीश्वरी ठाकुर। क्या? ज्योति ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। यह शब्दकोश ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर जो है यह शब्दकोश ग्रंथ है, और इसका रचना काल कब हुआ था? तो 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो वर्ण रत्नाकर के रत्नाकार कौन है? रचना तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। इसमें सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या वज्र था, या अग्नि था, या चित्र था, या ज्ञान था? तो सिद्धों की साधनों में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। या ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलाने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर भागीरथ मिश्र, या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, या इनमें से कोई नहीं? तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। जस्ट अभी हम ऊपर बताए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया? क्या शिव सिंह सरोज में, या पृथ्वीराज रासो में, या मुंज रासो में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, शिव सिंह सरोज में। चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह सरोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार क्या गोरखनाथ है, क्या जालंधर नाथ है, क्या मत्स्येंद्र नाथ है, या गोपी चंद्र नाथ है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? क्या खुमार रासो, या ढोला मारूरा दूहा, या भरतेश्वर बाहुबली रास, या जयमयंक जसचंद्रिका? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भरतेश्वरी बाहुबली रास। निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? क्या सिद्ध साहित्य का, या नाथ साहित्य का, या जैन साहित्य का, या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य रास साहित्य का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो क्या जैन साहित्य राहुल साहित्यायन ने कहा है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है तो राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या है? जैन साहित्य में, या सिद्ध साहित्य नहीं है, या सिख साहित्य, या नाथ साहित्य? देखिए जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब है, सिख साहित्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रास है। तो प्रमुख रस है दोस्तों, क्या शांत रस, या हास्य रस, या करुण रस, या वीर रस? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन रासों काव्य और ग्रंथों की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? क्या पुष्पदंत को कहा जाता है, या धनपाल को, या शालिभद्र सूरी को कहा जाता है, या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब के सब पहला पार्ट दूसरा पार्ट में बहुत अच्छी तरह से दोस्तों हम पढ़ाए हैं, नहीं देखें तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? क्या महाराज हम्मीर के, या महाराज बिसलदेव के, या महाराणा प्रताप के, या महाराजा पृथ्वीराज चौहान के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द, क्या सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? तो महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? क्या परमाल रासों में, या पृथ्वीराज रासों में, या घुमान रासों में, या हम्मीर रासों में? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासों में मिलता है दोस्तों। और इस परमाल रासो 1230 ईस्वी में रची गई। कब? 1230 ईस्वी में दोस्तों आल्हा खंड की रचना और जगनीक ने की है। परमाल रासो या आल्हा खंड की रचना किसने की है? तो जगनीक ने किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परमाल रासो। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? क्या आदिनाथ थे, या मच्छंदर नाथ थे, या गोरखनाथ थे, या चुड़कर नाथ थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ थे। मच्छंदर नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। और गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो गोरखनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो क्या शालिभद्र सूरी को, या पुष्पदंत को दोस्तों, या कनकामर को, या धनपाल को? तो अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है दोस्तों? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।